Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 21 में बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच के सामने 84 साल के ट्राइबल एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी पेश हुए। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग के दौरान उन्होंने बेंच के सामने गुहार लगाई कि उन्हें बेल दी जाए। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत बहुत गंभीर और नाजुक हो रही थी। वो ये चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल अपने लोगों के साथ गुजारें, अपने चाहने वालों के साथ गुजारें, मगर ये ना हो पाया और 5 जुलाई को स्टैन स्वामी की मृत्यु हो गई। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपके सामने ला रहे हैं द प्रिंट की ये नई पेशकश कोट अनकोट, जिसमें हम आपको पिछले सप्ताह की बड़ी लीगल डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे और इन पर चर्चा करेंगे। इस हफ्ते की बड़ी डेवलपमेंट जिससे हमने शुरुआत की वो है स्टैन स्वामी का केस। आपको थोड़ा इस केस के बारे में बता दूं। स्टैन स्वामी को अरेस्ट किया गया था 8 अक्टूबर को पिछले साल और उन्हें तुरंत रांची से बॉम्बे ले आया गया था भीमा कोरेगांव के केस में। उस केस में 16 अक्यूज्ड को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन स्टैन स्वामी उन सभी अक्यूज में सबसे 84 साल के थे। वो सबसे सीनियर थे उस केस में वो जब से अरेस्ट हुए थे उन्होंने कई बार कोर्ट में बेल की गुहार लगाई, उन्होंने सिपर और स्ट्रॉ की गुहार लगाई। उन्होंने इस साल अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी याचिका पेश की और इन सभी याचिकाओं में उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बात की थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपूर्वा। जब से वो अरेस्ट हुए हैं अक्टूबर पिछले साल से, जैसे आपने कहा, वो बॉम्बे के तलोजा सेंट्रल जेल में कस्टडी में थे और मार्च में इस साल जो स्पेशल कोर्ट है NIA की, उसने स्वामी के बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, जिसको चैलेंज करते हुए स्वामी बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचे। और उसी दौरान जब उनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उसी दौरान उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती गई। इसीलिए उनके लॉयर ने एक अर्जेंट मेडिकल बेल एप्लीकेशन की भी अर्जी डाली, जिसकी सुनवाई के दौरान 21 मई को स्टैन स्वामी ने अपनी दिल की बात जो है जजेस के सामने बोली, मगर अनफॉर्चुनेटली उस पर ज़्यादा सुनवाई हो नहीं पाई और 28 मई को स्टैन स्वामी को होली फैमिली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। होली फैमिली हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बावजूद भी उनकी तबीयत नाजुक सी रही और संडे को उनकी इतनी ख़राब हो गई हालत कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया। संडे शाम को ही उनके वकीलों ने दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और वहाँ पे बोला कि स्टैन स्वामी की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें जल्द सुनवाई चाहिए। और जब मंडे को जब बेंच बैठी और जब उनके लॉयर्स की बारी आई आर्ग्यू करने की, तो उस दिन भी कोर्ट ने बोला कि अब हम ये एप्लीकेशन ट्यूसडे को लेंगे। मगर उनके जो लॉयर थे उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ इसके पहले कि आप ये मैटर एडजर्न करें, आप इसके पहले होली फैमिली के जो हमारे मेडिकल डॉक्टर हैं, जो हेड थे हॉस्पिटल के, वो खुद मौजूद थे उस दिन। और उन्होंने फिर सामने आके जजेस को ये खबर दी कि स्टैन स्वामी नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उनकी बेल एप्लीकेशन जो इतने महीनों से पेंडिंग थी, उस पर एक तरीके से बहुत डिटेल्ड हियरिंग हो नहीं पाई। और इनफैक्ट 21 मई को भी जब इस पे हियरिंग हो रही थी, स्टैन स्वामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट के सामने पेश हुए थे, तब भी वो ढंग से सुन नहीं पा रहे थे। तब तक उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो जिस तरह से पहले चल फिर पा रहे थे, खुद से खा पा रहे थे, नहा पा रहे थे, उसके लिए अब छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें कैदियों की मदद लेनी पड़ी। और उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा, थोड़ी हताशा सी जताई उन्होंने कि उन्हें JJ हॉस्पिटल भी नहीं जाना है और इससे अच्छा वो जेल में ही रहें, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार JJ हॉस्पिटल जा चुके थे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ पाया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्टैन स्वामी जो गवर्नमेंट रन JJ हॉस्पिटल है वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं एडमिट होना चाहते थे, क्योंकि उनको शायद अंदर से विश्वास नहीं था कि वहाँ पे उनको क्या किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको उनकी देखभाल कैसी होगी। इसलिए वो बार बार, उनके लॉयर्स भी हेयरिंग के दौरान हमेशा यही कहते थे कि इनको मेडिकल बेल दे दी जाए। मेरिट्स पे बेल उनके लॉयर्स ने कभी मांगी भी नहीं थी, मेडिकल बेल दे दी जाए ताकि वो अपने घर वापस रांची में जाके थोड़ा ठीक हो जाएं। परंतु NIA ने टाइम लिया इनकी बेल एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड करने में और NIA जो है इस बेल एप्लीकेशन को अपोज करती रही। बहुत ज़ोर से विरोध किया गया, हर स्टेज पे उनकी बेल एप्लीकेशन को काफ़ी विरोध मिला उन्हें। और इसके पहले कि उनकी बेल एप्लीकेशन
फाइनली डिसाइड होती, कोर्ट उस पर कुछ टिप्पणी देती या कोई डिसीजन होती, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और जहां स्टैन स्वामी एक यूएपीए अक्यूज्ड की तरह ही चल बसे, उन्हें बेल भी नहीं मिली, वहीं एक और यूएपीए अक्यूज्ड की अब हम बात करते हैं, जो है सिद्दीकी कपन। सिद्दीकी कपन पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था अक्टूबर में पिछले साल, जब उनके हिसाब से उन्होंने कई बार कोर्ट से ये कहा है कि वो सिर्फ अपना काम करने जा रहे थे, वो हथरस जा रहे थे उस टाइम पे। हमें जैसे कि पता है हथरस में 19 साल की एक लड़की के साथ क्रूरता हुई थी, गैंग रेप हुआ था और उनका मर्डर हुआ था। उस केस को कवर करने जब वो जा रहे थे तो मथुरा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ये बोलकर कि वो दरअसल वहाँ जर्नलिस्ट की तरह नहीं, वो वहाँ दंगे कराने जा रहे थे। हाँ, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो PFI कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर हैं, उसके ऑफिस बेरर हैं, और वो PFI की तरफ से ही यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसने सिद्दीकी कापन को अरेस्ट किया है, उनका ये मानना है, उनका ये एलिगेशन है कि वो PFI की तरफ से ही हाथरस में दंगे करवाने जा रहे थे। और कैसे, यूपी पुलिस ये कहती है कि उनके पास कुछ पैम्फलेट्स थे जो वो वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते, जिससे कि वहाँ पे लोग उकसाने के लिए वो वहाँ पे जा रहे थे और लोग इंस्टिगेट होते और वहाँ पे फिर दंगे हो जाते। तो इसी चार्जेस पे सिद्दीकी कापन को पिछले साल अरेस्ट कर दिया गया। तब से और अब तक सिद्दीकी कापन जेल में है और अब 6 जुलाई को उनकी बेल भी खारिज हो गई थी। इधर बस एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि PFI दरअसल खुद से एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूएपीए के अंदर, लेकिन ऐसा कहा जाता है कई चार्जशीट्स में और पुलिस की तरफ से कि वो एक्चुअली सिमी, जो कि एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है यूएपीए के अंदर, वो उसका एक उत्तराधिकारी है, कि PFI सिमी का उत्तराधिकारी है और सक्सेसर है। इसी एलिगेशन पे अब सिद्दीकी कपन भी जेल में है। तो जो यूपी पुलिस ने 5000 पेज की जो चार्जशीट कपन के खिलाफ फाइल करी है, मेरे ख्याल से उसमें भी उन्होंने कपन को लेके यही बात करी है कि किस तरह से वो PFI के बहुत एक्टिव मेंबर रह चुके हैं इनफैक्ट, और वो सिमी के भी कुछ टॉप लीडर्स से एसोसिएटेड है। सिमी कोर्ट ने भी यही, हाँ, सिमी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मानना ये है यूपी पुलिस का कि वो सिमी के कुछ टॉप लीडर्स के साथ एसोसिएटेड है, उनके लिए अभी भी काम करते हैं। तो यही सब दलीलें यूपी पुलिस ने मथुरा कोर्ट को दी। मथुरा कोर्ट में सिद्दीकी कापन ने अपनी बेल एप्लीकेशन की हेयरिंग के दौरान, उनके लॉयर ने बार बार इस बात पे असर्ट किया कि उनका इन सब ऑर्गेनाइजेशन से लेना नहीं है, कि वो हाथरस केवल एक जर्नलिस्ट के रूप में जा रहे थे, वो वहाँ पे अपना प्रोफेशनल काम करने जा रहे थे, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करने जा रहे थे। वो एक मलयालम वेबसाइट के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। मगर यूपी पुलिस की आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए मथुरा कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कापन को अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए। मथुरा कोर्ट का ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, चल रही है, और जो भी सबूत यूपी पुलिस ने इकट्ठे किए हैं अभी तक, उन सब सबूतों को देख के लगता है कि कापन का जो एसोसिएशन है सिमी के साथ या PFI के साथ, इन सब एसोसिएशन को देख के यही लगता है कि कापन वहाँ पे वाकई में दंगे करवाने के लिए जा रहे थे। कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मेरिट्स पे इतना ओपिनियन नहीं दिया है, केवल 4 पेज का बेल ऑर्डर है, मगर उन्होंने संक्षिप्त में इतना ज़रूर कह दिया है कि कापन जो है वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं और उनके बैंक अकाउंट्स में कुछ ऐसे फंड्स आए हैं जो अनअकाउंटेड हैं, और वो पैसा उनको इसलिए ट्रांसफ़र किया गया था ताकि वो कुछ एंटी नेशनल, एंटी इंडियन इलीगल काम कर सके। तो इसी के बेसिस पे कापन की बेल खारिज हो गई है। अब कापन के लॉयर का अब ये कहना है कि वो अब हाई कोर्ट में इस बेल ऑर्डर के खिलाफ अपील डालेंगे। और इससे पहले ये भी बता दूं कि इससे पहले कापन के लिए एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन भी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो काफ़ी समय तक पेंडिंग थी। ये कापन अरेस्ट हुए थे 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को ही फाइल की गई थी हेबियस कॉर्पस पिटिशन उनकी अरेस्ट को इलीगल बताते हुए, और वो पिटिशन सिर्फ अभी 28 अप्रैल को खारिज की गई, जिसमें कोर्ट ने कापन को
अब आपको ये भी बता दूं कि स्टैन स्वामी को कोविड हो गया था, कपन को भी जेल में कोविड हो गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे इसके चलते। और इसी बात पर कपन की बीवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, ये कहते हुए कि कपन को हॉस्पिटल में उनके हॉस्पिटल बेड से जंजीरों से, जानवर की तरह जंजीरों से बांध के रखा गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये काफ़ी केस चला काफ़ी दिनों तक, और 28 अप्रैल को फिर सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहा कि कपन को एक अच्छे हॉस्पिटल में, दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि कपन के पास और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि बेल, और उन्हें ये फाइल करना चाहिए। उसी कुछ दिन बाद मथुरा कोर्ट में उन्होंने बेल लगाई थी। और मेरे ख्याल से कपन को इस पूरे जब से वो अरेस्ट हुए हैं सिर्फ एक ही बार शायद इंटरिम बेल मिली थी, जब उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी, तब उनको अलाउ किया गया था 5 दिन के लिए, ताकि वो जाके अपनी मदर से मिल सके। और इनफैक्ट इसी दौरान जब ये केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, मथुरा केस में, उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। हाँ, और वो शायद उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा पाए। अब इसके साथ जो तीसरा केस हमारे पास है इस हफ्ते के लिए, वो है फेसबुक के ऊपर। बहुत ही बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी ही थर्सडे को ही प्रोनाउंस हुआ है। जस्टिस संजय किशन कौल जी की बेंच थी, इसमें 3 जजेस थे इस बेंच में, और इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को लेके काफ़ी कुछ, उनके रोल पे काफ़ी कुछ टिप्पणी की है। एक ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है वैसे ही अभी भी जो चल रहा है, स्पेशली आईटी रूल्स और सबको लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। हाँ, और इस चर्चा के बीच ही ये जजमेंट आया है। आप अपूर्वा पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? बिल्कुल, दरअसल इस सब की शुरुआत हुई पिछले साल दिल्ली दंगों से। फरवरी में हम जानते हैं दिल्ली में सांप्रदायिक काफ़ी दंगे हुए, 1 हफ्ते लगभग, और इसके कुछ दिन बाद ही दिल्ली विधानसभा ने एक कमेटी बिठाई। कमेटी का नाम था कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी। अब इस कमेटी का उद्देश्य बेसिकली ये था कि उसे ये देखना था कि ये दंगे आखिर हुए क्यों, इस दंगों में किसका हाथ था, किस तरह के उकसाने वाले स्पीचेस दिए गए, किसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं एक तरह से, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि ऐसे दंगे दोबारा दिल्ली को ना देखने पड़े। और इसी इंक्वायरी में, कमेटी की इंक्वायरी में, फेसबुक के एमडी और वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को सितंबर में समन्स इशू किए गए, जो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। और वो समन्स इसलिए इशू किए गए थे क्योंकि जब कमेटी की हेयरिंग हो रही थी उसी दौरान कमेटी को काफ़ी कंप्लेंट्स आए, हज़ारों कंप्लेंट्स आए, जिसमें कंप्लेनेंट्स का ये कहना था कि फेसबुक पे जो भाषण अपलोड किए गए थे वो शायद रायट्स की वजह को भड़काने वाले जो है भाषण अपलोड किए गए थे, इसीलिए कमेटी ने ये समन्स जारी किए थे। अब फेसबुक और जो अजीत मोहन हैं उन दोनों ने इन समन्स को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और दोनों का ये कहना था, दोनों ने बेसिकली 2-fold आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में रेज किया, और दोनों का ये कहना था कि जो दिल्ली असेंबली की कमेटी है वो ये समन्स जारी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही टेक्निकल आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये रेज किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दिल्ली का एक बहुत ही यूनिक स्टेटस है। ये इसको समझाने के लिए हमें एक अलग शो करना पड़ेगा, मगर ये उन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट रेज किया। और दूसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये रेज किया कि फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक इंटरमीडियरी है, वो लोगों को एक जगह देता है जहाँ पे हम अपनी बातें डाल सकें। तो इसलिए उनका इन सब स्पीचेस से या पोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में। पूरा ये जो केस है 26 घंटों तक के लिए आर्ग्यू हुआ था, और ये फरवरी में इसका जजमेंट रिजर्व हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है थर्सडे को जो आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और अजीत मोहन की पिटिशंस को खारिज कर दिया है, और खारिज करते हुए उन्होंने जो समन्स थे दिल्ली असेंबली के उनको अपहोल्ड किया है। जो पहला क्वेश्चन रेज हुआ था दिल्ली असेंबली की ज्यूरिसडिक्शन को लेके, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली असेंबली की बनती है, मगर ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जो कमेटी है
वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके कुछ स्पेसिफिक सवाल नहीं कर सकती फेसबुक पे, मगर हाँ वो ये जानकारी ज़रूर ले सकती है कि भड़कालू स्पीचेस क्यों अपलोड किए गए, कैसे अपलोड किए गए, किसने अपलोड किए गए, मतलब एक तरह की इंक्वायरी कर सकती हाँ, है, क्योंकि उनको अपलोड करने के बाद क्या फेसबुक को लगता है कि राइट्स वाकई में ही वो स्पीचेस अपलोड करके हुए थे। तो ये पहला सवाल जो था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से हैंडल किया। और जो दूसरा सवाल फेसबुक ने उठाया था ये कहते हुए कि एज अ प्लेटफॉर्म उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, उस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि सोशल मीडिया जायंट होने के नाते वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और उनको ये मालूम है कि उनके प्लेटफॉर्म पे हर किस्म के व्यूज़ एयर होते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना कि उन्हें नहीं पता कि कौन क्या व्यू एयर करता है, बिल्कुल भद्रा, ये इनफैक्ट 188 पेजेस का बहुत ही डिटेल जजमेंट था, जिसमें कोर्ट ने ये भी नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की चिंताएं जताई गई हैं फेसबुक के रोल पर, फेसबुक का एक तरह से चुनावों को मैनिपुलेट करने के किस तरह से उनका प्लेटफॉर्म एक तरीके से मिसयूज हो रहा है और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है बहुत। और कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली विधानसभा ऐसी कमेटी बिठा सकती है क्योंकि सांप्रदायिक तनाव और उनका जो प्रभाव दिल्ली नागरिकों पर पड़ रहा है वो बहुत ही चिंता करने वाली बात है। तो इस बात पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा, जिसमें दिल्ली के लोगों ने जिन लोगों को चुना है अपने लिए, उनके पास इस तरह की शक्तियां जरूर हैं, अधिकार हैं बिल्कुल। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम दोनों ही ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, लेकिन हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमें बताएं हम किस तरह से इस शो को और बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।